सारे कंपाउंड से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज इट्स ऑक्साइड। और नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड नहीं होता, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं उसके। N2O which is dinitrogen oxide, NO which is nitrogen monoxide, NO2 which is nitrogen dioxide, N2O3 is dinitrogen trioxide and N2O5 जो कि होता है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अच्छा, अभी सारे ऑक्साइड हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब N2O है, N2O का आपके हिसाब से स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? NNO, अभी तो ये बना दिया, अच्छी बात है। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिए। इस N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिए। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, बना दिए। ठीक है, अब स्टार्ट ऐसे करते हैं, कोई भी कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसमें आप क्या करो, बॉन्ड बनाने स्टार्ट करो। जो भी उसके लोन पेयर है, इस एलिमेंट का एक लोन पेयर रो, दूसरे एलिमेंट का एक लोन पेयर रो, और उन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो स्टार्ट तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं, पहले ये हो गया और ये दो गायब। ठीक है, ये हो गया, ये दो गायब। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब अपन इस पे पोलर चार्जेस लगा देंगे। मतलब पोलर चार्जेस वुड बी, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। ये बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस कैसे होगा? NNO, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये सिंगल बॉन्ड रह गया। मतलब द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। जैसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मतलब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड का जो नंबर है दैट रिमेन सेम इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आल्सो। जैसे यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आना ही पड़ेगा। इधर पे ट्रिपल बॉन्ड आया, दैट इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई, और यहाँ पे 1 सिग्मा। तो टोटल बॉन्ड जो N2O में है वो हमेशा 2 सिग्मा और 2 पाई रहेंगे। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे जाएगा प्लस और यहाँ पे जाएगा नेगेटिव। ये कंप्लीट हुआ अपना N2O का स्ट्रक्चर। अब आते हैं NO पे। NO का स्ट्रक्चर इज वेरी टिपिकल। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि NO इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। व्हाट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, आइए देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता क्या है। NO है ना, ये N, ये O, 5 इलेक्ट्रॉन्स N के, 6 इलेक्ट्रॉन्स O के। तो अब स्टार्ट सेटिस्फाइंग। जैसे अपन सेटिस्फाई करते हैं, 2 तो भाई सेटिस्फाई हो गए, ऐसे सेटिस्फाई हो गए। यहाँ जो 1 बचा और इधर जो 2 बचे, वो एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट दिस इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बन गया जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, दैट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में होते हैं, दैट कंपाउंड डेफिनेटली इट हैज टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों भाई? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑड इन नंबर। और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड होंगे तो एक तो बचना ही बचना है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी पैरामैग्नेटिक। तो NO इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। NO2 जो इफ इट इज अ गैस, अगर NO2 एक गैस है, अभी लेट अस अज्यूम NO2 गैस है, तो आपको पता होगा कौन से सॉल्ट एनालिसिस पूरा कर चुके अपन। NO2 इतनी बार आया, NO2 इज ब्राउन इन कलर इफ इट इज अ गैस। तो NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, NO2 का स्ट्रक्चर देखने से पहले आप लोग मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है भाई? एक सिग्मा बॉन्ड है, उसका बॉन्ड ऑर्डर पता क्या होता है? एक डबल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज 1। एक डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज 2।
तो अगर सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो आप ये बताओ कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? भाई ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो ऐसा बॉन्ड है दैट इज नीदर अ सिंगल बॉन्ड नॉर डबल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो बाय कन्वेंशन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज असाइन्ड अ वैल्यू, अ पर्टिकुलर वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज 0.5। ये याद रखो, जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज 0.5। तो अब ये पूरे कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर देख के बता सकते हो। भाई 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि 1 2, ये पूरा 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो टोटल सम हुआ दैट कम्स आउट टू बी 1 + 1 + 0.5, दैट इज 2.5। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। ये ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखने वाली चीज सिर्फ एक ही है, और वो ये कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज 0.5। अब अपन NO2 के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। NO2 का स्ट्रक्चर भी काफी टिपिकल है। पहले तो खुद से बनाते हैं NO2, ठीक है। अब N के 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज कर दिए अपन ने, O के 6 इलेक्ट्रॉन्स ये अरेंज हो गए इसने इसके साथ। अब इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, तो वो लोन पेयर डेफिनेटली ऐसे आएगा, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो लोन पेयर्स बच गए, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले O एटम पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया, दैट इज 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। दिस इंप्लाइज कि इस पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। O पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से द होल कंपाउंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि NO2 इन इट्स गैसियस स्टेट उसका मैग्नेटिज्म क्या है, तो मैं बताऊंगा कि इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, लेकिन कई थ्योरीज कहती हैं कि NO2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अभी अपन जिस NO2 की बात कर रहे थे दैट इज गैसियस NO2। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं तो जो कुछ थ्योरीज तो कहती हैं कि यार NO2 पैरामैग्नेटिक है, लेकिन कुछ और थ्योरीज कहती हैं कि NO2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अभी कैसे एक्सप्लेन करें कि NO2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर? अच्छा, अनलाइक फिजिक्स, इनऑर्गेनिक में जो कॉन्सेप्ट चलते हैं, जो प्रोसीजर होता है किसी कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए, इनऑर्गेनिक में दैट इज क्वाइट डिफरेंट। फिजिक्स में क्या होता है, आप पहले कुछ थ्योरी आती है, फिर उस पे आप कुछ ऑब्जर्व करते हो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी। इसमें क्या होता है, पहले यू ऑब्जर्व समथिंग, कुछ ऑब्जर्व किया, अब उस पे थ्योरीज निकलती हैं। तो हमने पहले ऑब्जर्व किया था कि ये पैरामैग्नेटिक है, थोड़े सालों बाद ऑब्जर्व हुआ कि ये डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक तो समझ में आ रहा था भाई कि ड्यू टू दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पर अब कैसे एक्सप्लेन करें कि इट इज डायमैग्नेटिक? तो आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी था अपने पास। ये फिर से मैं वही मॉलिक्यूल बना रहा हूं NO2, यहाँ पे 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है। अब इस O पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने हुए। अच्छा, एक कंपाउंड के पास ना 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या फिर वो एक डायमर है। डायमर मतलब 2 वैसे ही कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं दे फॉर्म अ डायमर। तो होता ही है कि या तो ये ऐसे रहेगा एज एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, या फिर ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे एंड दे फॉर्म अ डायमर। तो अब हमने सोचा यार अगर डायमर बन जाता है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि ये 2 ऑड इलेक्ट्रॉन्स तो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। अच्छा, तो चलो कंबाइन कर दो। इसको हमने कंबाइन कर दिया, बोला यार ये हो सकता है दिस इज N2O4, 1 2 3 4 N2O4, this could be the structure of N2O4 and even it is diamagnetic। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था इसको अप्रूवल नहीं मिला। क्यों? कुछ ऐसी स्टडीज कंडक्ट की गई, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए N2O4 पर, उससे ये साबित हुआ कि इट इज नॉट अ पेरोक्सी कंपाउंड। व्हाट इज अ पेरोक्सी कंपाउंड? पेरोक्सी कंपाउंड में क्या होता है कि देयर इज एन O लिंकेज, ऐसा लिंकेज होता है पेरोक्सी कंपाउंड में। तो जो N2O4 मॉलिक्यूल था it never showed the reactions which are usually showed by a peroxy compound।
तो अब साइंटिस्ट को लगा यार ये पेरोक्सी कंपाउंड तो है नहीं, दिस इंप्लाइज कि ये ओ लिंकेज यहाँ पे हुआ नहीं होगा। तो कैसा लिंकेज हुआ होगा? पॉसिबिलिटी से फेक लिंकेज की बनती है NN। चलो भाई NN को लिंक करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अब इन्होंने NN को लिंक किया, डेफिनेटली कुछ हुआ। ये N2O4 का स्ट्रक्चर बना और इसे काफी ज्यादा अप्रूवल भी मिला, क्योंकि ना तो यहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड था और ना ही ये पैरामैग्नेटिक था। मतलब ये N2O4 का जो मॉलिक्यूल है, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड इट इज कलरलेस। ये जो NO2 है, इफ NO2 exists as a dimer, it is colorless and diamagnetic, and if NO2 exists as a monomer, it is brown in color and it is paramagnetic। तो एक रिएक्शन देख लीजिए, NO2 से N2O4 का जो कन्वर्जन है, इट occurs at low temperature, very low temperature। जब काफी कम टेम्परेचर होता है, NO2 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू N2O4, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 they combine together to form N2O4। this happens at low temperature। और एक ड्रास्टिक कलर कन्वर्जन, यानी कि NO2 का जो कलर था that was brown, जैसे ही लो टेम्परेचर आया the color automatically changes to colorless। ये रिएक्शन याद रखिएगा। ये अपना हो गया NO2। अच्छा, अब N2O3 पे आते हैं। N2O3 दैट इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। मुझे नहीं पता ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड स्टेट में, मुझे नहीं पता किस स्टेट में, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं। N2O3 काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर हो सकता है इसका। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, N2O3। अब आते हैं N2O5 पर। भाई N बनाया O5, यानी कि 5 O है, इनमें से 4 तो मैं भाई ऐसे ही बना सकता हूं। ये बना दी मैंने 4। अब वो जो A को बच गया उसका क्या करूं, उसको कहां लगाऊं? एक ही पॉसिबिलिटी बचती है भाई, N और N के बीच में लगा दो। तो ये बन गया अपना N2O5 which is डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो ये खत्म होते हैं अपने स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, आप देखते हैं कि इन पांचों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में से which of them are gases and which of them are solids। तो जो N2 है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, it is a gas। NO is a gas। NO2, when it is a gas, it exists as NO2, and when it is a solid, it exists as a dimer, which is N2O4। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि NO2 is a gas, but its dimer is a solid, ठीक है। N2O3, it is a gas, and N2O5 is a pure solid। इसमें इसका कोई भी proportion gaseous नहीं होता। N2O5 is purely solid, and it exists as NO3 and NO2, which is NO3 plus and NO2 minus, exists as this। अच्छा, इसमें से जो N2O होता है ना and NO2, both of them are known as supporter of combustion। ये दोनों जो गैसेस होती हैं, they are supporter of combustion। मतलब ये कंबशन सपोर्ट करती है। दैट इज व्हाट इज कंबशन? कंबशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो वो इस प्रोसेस को ये दोनों गैसेस काफी अच्छे से सपोर्ट करती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि N2O एंड NO2 आर सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आ सकता है। आपको वो डायरेक्टली ये नहीं बताएंगे कि जो क्वेश्चन में गैस दी हुई है दैट इज NO2 या फिर N2O, वो डायरेक्टली ये नहीं बताएंगे। वो ये बोलेंगे कि द गिवन गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड देन आइडेंटिफाई। तो उसके लिए काफी यूजफुल ये चीज हो जाती है कि आपको पता हो कि N2O एंड NO2 दोनों जो होती हैं वो सपोर्टर ऑफ कंबशन होती हैं। बस अब देखते हैं ये जो ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर कैसा होता है, यानी कि whether these oxides are neutral और बेसिक या फिर एसिडिक। क्या होते हैं न्यूट्रल्स, आइए देखते हैं। जो N2O है और NO है, इट इज और बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये दोनों
पहले जो दो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, दे आर न्यूट्रल। अभी मतलब समझाऊंगा क्या होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, एसिडिक का मतलब क्या होता है। और जो NO2, N2O3 एंड N2O5, लास्ट थ्री आर एसिडिक। ठीक है। अब यार एसिडिक कोई सब्सटेंस, आप किसी सब्सटेंस को एसिडिक कब कहोगे? A substance is called an acid when it reacts with the base to give salt and water। तो यही होता है, ये जो तीनों ऑक्साइड्स है ना, ये बेस से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट देते हैं प्लस वाटर देते हैं। चलो देखते हैं कैसे देते हैं। N2O को मैंने रिएक्ट कराया NaOH के साथ, N2O3 को रिएक्ट कराया एक बेस के साथ, और N2O5 को रिएक्ट कराया एक बेस के साथ। चलो ये जो भी प्रोडक्ट आएगा, अभी मुझे नहीं पता क्या प्रोडक्ट आएगा, बट डेफिनेटली प्रोडक्ट एक सॉल्ट आएगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा ही आएगा। इन दोनों पे कंसंट्रेट करते हैं। N2O को जब मैंने NaOH के साथ रिएक्ट कराया और जब मैंने NO को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, रिएक्शन हुआ ही नहीं। दिस प्रूव्स कि N2O और NO ये दोनों जो ऑक्साइड्स है, दे आर नॉट एसिडिक। ये दोनों जो ऑक्साइड्स है, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। तो N2O और NO दोनों न्यूट्रल हैं, बेस के साथ तो रिएक्ट करेंगे नहीं। तो अब इन तीनों को देखते हैं। The last three oxides of nitrogen which are NO2, N2O3 and N2O5, ये तीनों एसिडिक हैं। ये बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर तो देंगे, वाटर तो पक्की बात है देंगे, प्लस कोई सॉल्ट देंगे। अब हमें क्या पता कौन सी सॉल्ट देंगे, उसके लिए देयर इज अ ट्रिक। और उस ट्रिक को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जो अपना NO2 है ये काफी दोगला होता है, दैट इज इट शोज डुअल नेचर। अभी कैसे याद रखें भाई कि इतने 5 ऑक्साइड है अपने पास, उनमें से कौन सा डुअल नेचर दिखाता है, वो कैसे याद रखें? वो ऐसे याद रखें कि NO2 इन सब के बीच में आता है। NO2 के लेफ्ट हैंड साइड पे दो ऑक्साइड्स, NO2 के राइट हैंड साइड पे दो ऑक्साइड्स, दैट इज NO2 लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस टेबल। इसका मतलब है NO2 शोज डुअल नेचर। ये याद हो गया कि भाई NO2 तो डुअल नेचर दिखाता है। अब इस डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ? डुअल नेचर का मतलब है जब मैं NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो डेफिनेटली एक एसिड तो बनेगा, लेकिन क्योंकि NO2 डुअल नेचर दिखाता है, वो दो एसिड्स बनाएगा, HNO2 प्लस HNO3। ये याद हो गया। N2O3 है, वो जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा, the acid would be HNO2। अच्छा, अब जो ये N2O5 है, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो एसिड होगा दैट वुड बी HNO3। तो अपने को समझ में आ गया भाई कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग N2O5 है, क्योंकि the resulting acid is the strongest, that is N2O5 जब H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है वो HNO3 दे रहा है। N2O5 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो HNO3 दे रहा है, which is the strongest। N2O3 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो HNO2 दे रहा है, जो कि थोड़ा सा माइल्ड है। और अपना NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो दो एसिड्स दे रहा है, HNO2 और HNO3। अच्छा, अब इन दोनों में भी कंफ्यूजन हो सकता है भाई कि N2O3 का प्रोडक्ट HNO2 ही कैसे होगा और N2O5 का प्रोडक्ट HNO3 ही कैसे होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। इधर का नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इट इज +3 और यहाँ पे भी +5। याद करने का तरीका मिल गया। N2O3 when it reacts with water it gives an acid in which nitrogen has the same oxidation state as the reactant। यानी कि इस रिएक्शन में, इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में रिडॉक्स नहीं हो रहा है। इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स द सेम। N2O3 रिएक्ट किया वाटर के साथ, एक ऐसा एसिड दिया जिसमें कि जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेम एज N2O3। N2O5 जब वाटर के साथ रिएक्ट किया उसने एक ऐसा एसिड दिया जिसमें कि जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द सेम एज N2O5। तो ये तीन मेजर रिएक्शन है और काफी बेसिक रिएक्शन है।
इसी के ऊपर बाकी सारे रिएक्शंस इन तीनों एसिडिक ऑक्साइड के बेस्ड है। तो अब इसके दूसरे रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि अपने को डाउट था, जिसके लिए अपन ने ट्रिक सीखी थी। वो रिएक्शंस थे जब इन ऑक्साइड्स को अपन बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। अच्छा चलो NO2 को रिएक्ट करके देखते हैं क्या बनेगा। NO2 लिया और उसको बेस के साथ रिएक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ क्या बनेगा। भाई मैंने जो ट्रिक आपको पढ़ाई थी वो इसीलिए पढ़ाई थी कि ये रिएक्शन आपसे बन जाए, तो ट्राई टू यूज दैट ट्रिक। वो ट्रिक ये थी कि NO2 को जब मैं हाइड्रोलाइज कर रहा था दो एसिड बन रहे थे, वो दो एसिड थे HNO2 एंड HNO3। तो अब मुझे ये तो पता है भाई कि ये एसिड और ये बेस रिएक्ट करके वाटर देगा प्लस एक सॉल्ट देगा। वो सॉल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं NO2 को हाइड्रोलाइज कर रहा था मुझे दो एसिड मिल रहे थे, तो अब मुझे सॉल्ट भी पता चल गया। आइए देखते हैं। HNO2, the salt corresponding to HNO2 is NaNO2 and the salt corresponding to HNO3 is NaNO3। समझ में आया? वैसे ही जब मैंने N2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल तो बना ही बना, प्लस एक सॉल्ट बना। अब आप बता सकते हो सॉल्ट किस चीज का बना होगा। N2O3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है HNO2, तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल डेफिनेटली बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एसिड दैट इज NaNO2। बढ़िया, ये तो काफी इजी हो गया भाई। N2O5 प्लस NaOH gives H2O तो बनेगा एंड सॉल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू HNO3 which is NaNO3। तो ये बढ़िया सा इजी हो गया। ठीक है, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। अच्छा अब पढ़ते हैं द हीटिंग इफेक्ट ऑफ दीज ऑक्साइड्स। इन सारे ऑक्साइड्स को जब हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि द ऑक्साइड्स विच आर टू द लेफ्ट ऑफ NO2 के लेफ्ट में जो दो ऑक्साइड्स पड़े हुए हैं उनको मैं हीट करूंगा तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ये पक्का है। NO2 को रेफरेंस मान लो और उसके जो लेफ्ट में ऑक्साइड्स हैं उनको हीट करने पे नाइट्रोजन गैस मिलती है, बस। ठीक है। अब द ऑक्साइड्स व्हिच आर प्रेजेंट टू द राइट ऑफ NO2 दैट इज N2O3 एंड N2O5, इनको हीट करने पर NO2 ही मिलती है। यानी कि ये NO2 पे एक लाइन खींची, इसके जो राइट पे ऑक्साइड्स हैं इनको मैंने हीट कर दिया। ठीक है, तो NO2 तो पक्का मिलनी है। यहाँ पे NO2 तो पक्का मिल गई। NO को जब हीट किया एंड N2O को जब हीट किया तो नाइट्रोजन गैस पक्का मिलनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन मिल ही चुकी है तो दी ओनली एलिमेंट लेफ्ट इज O2 के फॉर्म पे निकला है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को जब मैंने हीट किया तो नाइट्रोजन गैस तो मिलनी थी, उसके साथ जो प्रोडक्ट मिला वो O2 मिला, और कुछ मिल ही नहीं सकता था। नेसेंट O इज नॉट पॉसिबल, तो O2 मिल गया। तो ये तो अपने को समझ में आ गया। अब N2O3 में उसको जब हीट किया NO2 बिल्कुल पक्का मिलना था। द सेकंड प्रोडक्ट इज क्या होगा, अपने आप सोचो। N2O3 में से आप NO2 निकाल लो, क्या बना। एक N निकाला, एक N बच गया, दो निकाले, ये बच गया। The two products are NO2 and NO। ये समझ में आ गया। अब दिस इज क्वाइट टिपिकल। N2O5 का जो हीटिंग इफेक्ट है दैट इज वेरी स्पेशल। उसमें क्या होता है, NO2 भाई पक्का NO2 मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा। अगर N2O3 वाला तरीका लगाओ तो देखो क्या मिलेगा, NO3। NO3 ये एग्जिस्ट नहीं करती, NO3 इज नथिंग। जो N और O का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है एज एन ऑक्साइड वो ये पांच ही हैं। NO3 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये NO3 तो नहीं मिलता, यहाँ पे O2 मिल जाता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। ये हीटिंग इफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। N2O पहले ऑक्साइड को मैंने हीट किया N2 प्लस O2, NO उसको हीट किया, द प्रोडक्ट्स आर N2 प्लस O2। N2O3 को हीट किया NO2 प्लस NO, N2O5 को हीट किया NO2 प्लस O2। अच्छा, अब ये जो रेफरेंस है इसको पीछे क्यों छोड़े, हीटिंग इफेक्ट तो इसका भी होगा। NO2 का डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट होगा ही होगा। तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होता है NO प्लस O2। अब इसको देख के थोड़ा सा लग रहा होगा यार कि अपना N2O3 है, इसका जो प्रोडक्ट है
ये इसके प्रीवियस वाले से डिराइव्ड होता है, दैट इज N2O3 का प्रोडक्ट जो होगा वो इसके जस्ट पहले जो ऑक्साइड पड़ा हुआ है वो होगा, दैट इज NO2। N2O5 का जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी NO2। अब NO2 का क्या प्रोडक्ट होगा, मान लो एग्जाम में आया, एग्जाम में ये आया कि भाई NO2 को हीट किया गया है एंड यू नीड टू टेल द प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट एकदम से भूल गए क्या बना, तो एक चीज डेफिनेटली ये याद आएगी कि भाई NO2 को हीट करने पर जो भी प्रोडक्ट बन रहा था वो उससे पहला वाला ही तो बन रहा था, इससे जस्ट पहला वाला। ये वाली चीज को बिल्कुल अच्छे से याद रख लो कि भाई N2O5 में जो प्रोडक्ट है वो उससे पहले वाले से बनेगा, N2O3 में जो प्रोडक्ट है वो उसका पहला वाला बनेगा, NO2 का जो प्रोडक्ट है वो भी उसका पहला वाला बनेगा, दैट इज NO। तो NO2 का हीटिंग की गई, प्रोडक्ट आया NO, the only element which was left it was O and it cannot be produced as nascent O, तो डेफिनेटली वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकला है, दैट वाज O2। तो ये सारा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये याद हो गया। ये जो ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के हमने पढ़े, इसके वी ऑलमोस्ट कवर्ड एवरी रिएक्शन एक्सेप्ट वन। एक सेट अब रिएक्शंस का अभी भी बचा हुआ है, और वो रिएक्शंस हैं इनके मैन्युफैक्चर के रिएक्शंस, दैट इज हाउ आर दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मैन्युफैक्चर्ड। तो ये मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ये हम लोग बेसिक से जाते हैं कि भाई ये 5 ऑक्साइड्स हैं, N2O, NO, NO2, N2O3 एंड N2O5। अभी ये N2O3 और N2O5 को भूल जाओ। N2O, NO एंड NO2 काफी जगहों पे हमने देखा है इनको एज प्रोडक्ट्स। NO2 को बताओ कहां कहां देखा है। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि व्हेनेवर मेटल्स, वेदर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाए तो NO2 तो पक्का है। तो भाई NO2 के मैन्युफैक्चर में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट कर दो वो NO2 देगा ही देगा। ये खत्म हो गया NO2 का मैन्युफैक्चर। आगे आते हैं, अब N2O और NO कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसी एसिड के साथ जो रिएक्ट हमने किया था कुछ मेटल्स को, इन्हीं सेट ऑफ रिएक्शंस में हमको N2O और NO भी एज प्रोडक्ट्स मिले थे। याद करिए, जब मैं किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूं, द गैस दैट इज इवॉल्व्ड इज N2O। याद आया, ये बढ़िया से याद करवाया था। और अगर जब मैं किसी वीक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट करता हूं, द गैस इज NO। कुछ याद आया। और इसी सेट ऑफ रिएक्शंस में आगे ये था कि जब मैं किसी वीक रिड्यूसिंग एजेंट को, दैट इज वीक मेटल को जो कि नीचे एक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे होता है, उसको मैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूं, द रिएक्शन वोंट टेक प्लेस। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या फिर मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट को, दैट इज वो मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर और बीच में है, उनको मैं वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूं, द गैस वुड बी NH3 या फिर NH4NO3। तो ये अपना हो गया N2O का मैन्युफैक्चर, ये हो गया NO का मैन्युफैक्चर एंड ये हो गया NO2 का मैन्युफैक्चर। अब N2O3 और N2O5 बचते हैं, जिनको कि we've never seen them as products। N2O3 और N2O5 काफी स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, जिनको कि मैंने अभी तक प्रोडक्ट्स इनके अभी तक नहीं देखे। तो अगर नहीं देखे तो डेफिनेटली इनको याद करना पड़ेगा। और याद कैसे करें, आइए देखते हैं। कॉपर है, कॉपर जो मेटल है ये एक्टिविटी सीरीज के है, इट इज फाउंड राइट एट द बॉटम। ठीक है, तो ये काफी वीक हुआ। अब इस मेटल को जब मैं HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा, तो यार वो तो पता है कि डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करो, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करो या वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करो, कौन कौन सी गैसेस निकलेंगी वो पता है। लेकिन अभी यार अभी हमें N2O3 चाहिए, तो ना मैं इसे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करूंगा
ना मैं इसे डाइल्यूट के साथ करूंगा और ना ही मैं इसे वेरी डाइल्यूट के साथ करूंगा। मैं इसका एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लूंगा जो कि मुझे N2O3 एज अ प्रोडक्ट दे। तो वो कॉन्सेंट्रेशन होता है 6 नॉर्मल। 6 नॉर्मल HNO3 लेता हूं तो पता क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, कोई काम का नहीं। अपने गैस कौन सी बनेगी पता है? यस, N2O3। N2O3, ठीक है। N2O3 बन गई। 6 नॉर्मल लेने से N2O3 बन गई। और ये N2O3 है ना, हल्का से इसका कलर भी याद रखो। इट इज प्रेजेंट एज फेंट ब्लू लिक्विड, ठीक है। N2O3 समझ में आया? अब N2O5 कैसे प्रोड्यूस करें? तो इसका भी एक टिपिकल मेथड होगा, जैसे कि हम स्पेसिफिक टेस्ट कहते हैं, डेफिनेटली वो होगा ही। N2O5 प्रोड्यूस करना है तो हमने क्या किया? P2O5 लिया, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। फास्फोरस का कोई ऑक्साइड है वो लिया और उसे हमने HNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया। तो यार ऐसा रिएक्शन मान लो आपके पास है, ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है P2O5 + 2 HNO3, क्या सोचोगे? कुछ दिमाग में नहीं आता कि प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन there definitely should be a simpler method। और इससे ज्यादा सिंपल एक मेथड है मेरे पास। 2 मॉलिक्यूल थे HNO3 के, ऐसे लिख सकता हूं, लिख दिया। अब एक मॉलिक्यूल HNO3 का है, उसमें से मैंने एक O निकाल लिया, दैट इज इसमें बचा HNO2, और ये O मैंने ऐसे निकाल लिया और इस O को मैंने कंबाइन कर दिया P2O5 के साथ। अब ये जो पूरी चीज है HNO2 एंड HNO3, व्हाट आर दे कलेक्टिवली नोन एज? कुछ नहीं, दे कलेक्टिवली नोन एज नथिंग। जब भी HNO2 और एक क्वेश्चन आया मान लो जिसमें कि प्रोडक्ट्स थे HNO2 + HNO3, the first thing that should strike is NO2। भाई जहां पे ये दोनों एसिड्स नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड एक साथ है, वहां पे NO2 का होना पक्का है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये दोनों एक साथ तो इनको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसे एक साथ जरूर कुछ कहते हैं। ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो, ये NO2 एंड NO3 है, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज N2O5। N2O5 तो बन गया, अब बचा हुआ है उसको क्या कहेंगे? H2P2O6। दिस इज H2P2O6, ठीक है। ये काफी बड़ी एसिड है। अब H2P2O6 इज अ डाइमर, इसका मोनोमर हुआ HPO3, मेटा फास्फोरिक एसिड। तो भाई ये समझ में आ गया। ये तीनों तो याद करने की जरूरत नहीं थी, याद करने की जरूरत सिर्फ N2O3 और N2O5 का मैन्युफैक्चर की थी। N2O3 कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? कॉपर लेंगे प्लस नाइट्रिक एसिड लेंगे, और नाइट्रिक एसिड ऐसा वैसा नहीं, नाइट्रिक एसिड का एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। वो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होगा 6 नॉर्मल ऑफ नाइट्रिक एसिड। जब N2O3 बनेगा इट विल बी प्रेजेंट एज अ लिक्विड, और उस लिक्विड का कलर होगा फेंट ब्लू। ये समझ में आ गया। मैं N2O5 कैसे प्रोड्यूस करूंगा? उसका भी एक टिपिकल मेथड है। P2O5 लूंगा विच इज फास्फोरस पेंटॉक्साइड, उसे मैं रिएक्ट करूंगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 के साथ। जब मैं उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा, द प्रोडक्ट विल बी N2O5 एंड H2P2O6। H2P2O6 इज अ डाइमर, इसका मोनोमर होता है HPO3 व्हिच इज कॉमनली नोन एज मेटा फास्फोरिक एसिड। ये खत्म हो गया इसके मैन्युफैक्चर। अब पढ़ते हैं बोरॉन के कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बोरॉन के तो काफी होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बोरैक्स।